वो अब सत्ता में कभी नहीं लौटेंगी। मेरी माँ ने जब बांग्लादेश की सत्ता हाथ में ली थी तो ये फेल्ड नेशन से ज्यादा कुछ नहीं था और इसे एशिया के उभरते टाइगर तक पहुंचाया मेरी माँ ने। मगर इसके बदले उन्हें क्या मिला? केवल निराशा। बार बार तख्ता पलट और हिंसा से मेरा परिवार थक चुका है। ये देश अब अपनी सीमाओं को खुद संभाल सकता है। ये स्टेटमेंट है शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद चॉय की, जिन्होंने आखिरी समय तक अपनी मां से देश को छोड़ने की गुहार लगाई और उनके जाने के बाद साफ कर दिया कि ये उनके पॉलिटिकल करियर का दी एंड है। इसी के साथ उन्होंने तो हमेशा के लिए बांग्लादेश को अलविदा कह ही दिया है। लेकिन आज जो तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रही है वो हमें वो मंजर की याद दिला रही है जो 2020 में अफगानिस्तान में छाया था। यहाँ चारों तरफ फैला अनरेस्ट, वायलेंस और अत्याचार ठीक वैसा ही है जैसे आज के तालिबान में है। जिस तरह से तालिबान का झंडा फहरा कर ये लोग खुशी मना रहे हैं, उससे ये सवाल जरूर हो जाता है कि क्या बांग्लादेश भी अगला तालिबान बनने वाला है? आखिर तख्ता पलट के बाद इस देश की किस्मत में लिखा क्या है और एट लास्ट क्या बांग्लादेश अपने उभरते एशियन टाइगर का टाइटल सही सलामत रख पाएगा? देखिए, चारों तरफ फैली वायलेंस, डर में जीते माइनॉरिटी ग्रुप्स और स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में नेताओं के घर जलाते लोग। ये रियलिटी है आज के बांग्लादेश की, जिसे वहां की आवाम डेमोक्रेसी का सिंबल मान रही है। उन्हें लग रहा है कि ये देश में आई नई क्रांति है जो बांग्लादेश को एक बड़ी पावर बनाएगी। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर पलटे तो ऐसी क्रांति जिस भी नेशन में आई है वो आज अपनी जरूरत तक को पूरा करने में जूझ रहा है। बांग्लादेश से वायरल होती है पिक्चर्स, वीडियोस और कहानियां पूरे दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि कहीं ये तालिबान 2.0 तो नहीं है। अगर ऐसा है तो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद का एक नया गढ़ मिलने वाला है। कुछ साल पहले जिस सिचुएशन पर तालिबान खड़ा था, आज उसी जगह बांग्लादेश दिखाई पड़ता है। आज सड़कों पर भले ही शेख हसीना के डाउनफॉल का जश्न जारी है, लेकिन पॉइंट तो ये है कि बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है। आखिर इस जश्न के बाद क्या? किसकी सरकार आखिर बांग्लादेश को एक डेमोक्रेटिक नेशन रख पाएगी? इस उभरते एशिया टाइगर को आखिर कैसे उसकी पहचान वापस मिल पाएगी? लेकिन सवालों को अगर हम बारीकी से देखें तो बांग्लादेश के लिए फ्यूचर ब्राइटफुल नहीं है। खुद शेख हसीना के बेटे ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसा होने वाला है। अब उनकी ये बात तब और सच्ची लगने लगती है जब इस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से देखने को मिलती है। जरा इस फोटो को देखिए। यहाँ बांग्लादेश के प्रेसिडेंट नेशन को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आर्मी पीछे खड़ी है उससे ये लग रहा है कि सरकार मिलिट्री के इशारों पर ही चल रही है। अब जरा भारत के नेशन एड्रेस को देखिए। इसी तरह अमेरिका के नेशन एड्रेस में भी क्या आपको पीछे आर्मी खड़ी दिख रही है? नहीं ना। दरअसल किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के प्रेसिडेंट एड्रेस का नजारा ऐसा नहीं होता। लेकिन ये केवल एक तस्वीर ही जाहिर कर रही है कि बांग्लादेश में राजनीति का भविष्य क्या रहने वाला है और कैसे सरकार के नाम पर केवल एक कठपुतली को बिठाया जाने वाला है। आपको याद होगा कि कई साल पहले तक अफगानिस्तान में भी कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसी ही खींचतान जारी थी। यहाँ पहले ब्रिटेन ने अपनी ताकत आजमाई, फिर रशिया ने पूरे अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंस किया और आखिरकार अमेरिका जब अफगानिस्तान में घुसा तो उसने ऐसे मुजाहिदीन को जन्म दे दिया जो आगे चलकर उसी के लिए सरदर्द बन गए। इन सब में कुछ सालों बाद अमेरिका तो अपना पल्ला झाड़कर अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन पीछे रह गया एक बिखरा हुआ नेशन जिस पर तालिबान ने अपना कंट्रोल जमा लिया और महिलाओं से शिक्षा तक का अधिकार छीन लिया। आज तालिबान की हालत कुछ ऐसी है कि इस देश में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन धर्म के नाम पर शरिया कानून स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड है। ऐसा नहीं लगता कुछ ऐसा ही नतीजा आज बांग्लादेश की तकदीर में भी लिख दिया गया है? जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हर पल बदल रहे हैं उससे तो साफ है कि जिसकी भी सरकार आई उस पर मिलिट्री का एक बड़ा इन्फ्लुएंस होगा और उसी के इन्फ्लुएंस में बांग्लादेश एक ऐसा बैटल ग्राउंड बन जाएगा जहां चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका अपना ग्रेट गेम खेलेंगे। खुद रिपोर्टर्स बताती हैं कि काफी हद तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट लगने वाला ये आंदोलन केवल सरकार के खिलाफ आवाज नहीं थी, बल्कि इसे मास लेवल पर पहुंचाने के लिए जो पार्टी थी वो थी जमाते इस्लामी। इस पार्टी को न केवल पाकिस्तान से बड़ा सपोर्ट मिल रहा था बल्कि चाइना भी इसमें इन्वॉल्व था और अमेरिका, जो कि शेख हसीना को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसने भी नाक के नीचे से इस पूरे खेल को होने दिया। कुल मिलाकर इस देश में सबने अपने इंटरेस्ट को पूरा किया और आज उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे केवल इंस्टेबिलिटी ही इंस्टेबिलिटी है।
खैर, फिलहाल के लिए तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का मुखिया चुना गया है, लेकिन अगर इससे आगे अगर चुनाव होते हैं तो खालिदा जिया की सरकार आती है, और खालिदा जिया की सरकार आती है तो देश में जाहिर है कि देश में जमाते इस्लामी की कट्टर विचारधारा और स्ट्रांग हो सकती है। हसीना जी की कमान में अब तक जो प्रोजेक्ट भारत को मिल रहे थे वो भी चाइना की झोली में जा सकते हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक नया याराना देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत को दो फ्रंट से अपने देश की सीमा का सिक्योर करना होगा। एक तरफ तो पाकिस्तान हमारा सरदर्द था ही, ऊपर से बांग्लादेश के 4000 लंबे बॉर्डर को भी हमें बंद करना होगा। वैसे इससे पहले भी खालिदा जिया मार्च 1991 से 1996 तक और उसके बाद जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और इनके रूल में देश में डेवलपमेंट कम और कट्टर विचारधारा ज्यादा प्रमोट हुई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इनके रूल में माइनॉरिटीज के हक की बात तो छोड़िए साहब, उनके लिए आम जीवन जीना भी मुश्किल हो गया था। आलम तो ये था कि उनके फॉलोअर्स ने हिंदुओं के खिलाफ ऐसी हिंसा का अभियान चलाया कि कई हिंदुओं महिलाओं के साथ गलत काम भी किए गए। 18,000 से ज्यादा घटनाएं उनके खिलाफ हुई और लगभग 5 लाख हिंदुओं को देश छोड़कर भारत आने पर मजबूर होना पड़ा। ये सब बांग्लादेश में इतना खतरनाक था कि जब शेख हसीना के हाथ में कमान आई तो उनके राज में माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा बंद हो पाई। इसी के साथ उन्हें एक ऐसे देश की जिम्मेदारी सौंपी गई जिससे सबका विश्वास उठ गया था, और इसे पहले ही एक फेल्ड नेशन करार दिया गया था, लेकिन इसे दोबारा उठाने और उभरते एशियन टाइगर तक पहुंचाने का पीड़ा शेख हसीना नहीं उठाया था। अपने कार्यकाल में न केवल उन्होंने भारत के साथ बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते बनाए, बल्कि अपने देश की इकोनॉमिकली भी ग्रो किया है। अब जब शेख हसीना जा चुकी हैं, तो ये तो 100% श्योर है साहब कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। ऊपर से अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ते हैं तो भारत के साथ उनके व्यापार और सर्विसेज में भी कमी आ सकती है। खालिदा जिया की जगह अगर सत्ता मिलिट्री रूल या जमाते इस्लामी के हाथ भी आती है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि बांग्लादेश में शरिया कानून जरूर इंप्लीमेंट होगा। दरअसल जमाते इस्लामी वही पार्टी है जो पहले से ही बांग्लादेश के फॉर्मेशन का विरोध करती आई थी। इस देश के हिसाब से तो बांग्लादेश एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। ये बांग्लादेश की आइडेंटिटी तक को मानने को तैयार नहीं थी। तभी तो शेख मुजीबुर रहमान तक ने इस पार्टी को बैन कर दिया था, और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट तक ने इसे चुनाव से बाहर रखा था। लेकिन फिर भी इस पार्टी ने धीरे धीरे बांग्लादेश में अपने पैर पसारे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया और आखिरकार सरकार को ही उखाड़ फेंका। इसका प्लान उसने आज से नहीं बल्कि साल 2018 में ही बना लिया था, और इसमें उसे जिसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया वो था पाकिस्तान और चाइना। दरअसल रिपोर्ट बताती है कि इस रेडिकलाइज्ड पार्टी को हवा पाकिस्तान ने ही दी थी, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ब्रेन वॉश करने के लिए पाकिस्तान ने कई छात्रों को जमाते इस्लाम के अंतर्गत यूनिवर्सिटी में पहले ही एडमिशन दिला दिया था। फिर इन छात्रों ने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करके उन्हें सरकार के खिलाफ कर दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने जरिया कोटा सिस्टम को बनाया, लेकिन ये लड़ाई रिजर्वेशन की नहीं बल्कि तख्ता पलट की थी। रिपोर्ट्स खुद बताती हैं कि आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इस्लामी छात्र शिविर ICS का सीधे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI से संबंध जोड़ चुके हैं, और वो इसके कैडर को पाकिस्तान भी ले जा चुकी है। ऐसे में अब जब पावर जमात के हाथ आई तो जाहिर है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं होगी। आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में माइनॉरिटीज 1 करोड़ है, और जब से इस देश की सरकार गिरी है तब से निशाना हिंदुओं को ही बनाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के कई लीडर तो ये तक कह चुके हैं कि अब बांग्लादेश के 1 करोड़ हिंदू भारत आएंगे, और कईयों ने तो देश में एंट्री भी शुरू कर दी है। आज हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश के कई बड़े हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया है, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, और आने वाले समय में ये हिंसा रुकने का नाम नहीं लेने वाली है। जरा सोचिए, जब आज स्थिति ऐसी है तो क्या एक लंबे अरसे तक माइनॉरिटीज बांग्लादेश में रह भी पाएंगी? फ्यूचर में इस नेशन को जैसे जैसे एक कट्टर इस्लामिक स्टेट बनाया जाएगा, वैसे वैसे यहाँ माइनॉरिटीज खत्म होते जाएंगी, और जो महिलाएं आज देश में खुलेआम घूम रही हैं, वो भी तालिबान की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगी। अब इससे जिन 2-3 देशों को सबसे ज्यादा फायदा होगा वो है चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका, क्योंकि एक तरफ तो वो इस देश के रास्ते भारत में टेररिज्म को प्रमोट कर पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के पोर्ट्स और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की पूरी छूट चाइना और पाकिस्तान को मिल जाएगी। तीसरा रिवर का जो डैम प्रोजेक्ट चाइना के हाथ से निकल भी गया था, अब वो भी चाइना के हाथ में आ जाएगा,
और पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि वो भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द खड़ा कर देगा। बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान का मकसद ही ये था कि वो भारत के पड़ोस में एक और तालिबान खड़ा कर दे, और ये करने में कहीं ना कहीं वो सफल हो गया। रिपोर्ट्स बताती हैं साहब कि इस पूरे तख्ता पलट को अंजाम देने में अमेरिका ने भी एक बड़ा रोल निभाया है। इसकी तरफ खुद शेख हसीना के बेटे ने इशारा करते हुए कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश में मजबूत सरकार नहीं चाहता, वो बांग्लादेश में कमजोर सरकार चाहता है। वो एक ऐसी सरकार चाहता है जिसे नियंत्रित कर सके। वो शेख हसीना को नियंत्रित नहीं कर पाए। खुद शेख हसीना ने भी खुलासा किया था कि कुछ महीने पहले उन्हें एक विदेशी मुल्क से ऑफर मिला था कि अगर वो उसे बांग्लादेश में एयर बेस बनाने देती हैं, तो चुनाव में उनकी आसानी से वापसी करवा दी जाएगी। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि उन्हें ये ऑफर एक व्हाइट मैन से आया था। उन्होंने उस समय कहा था कि उनकी सरकार हमेशा संकट में रहेगी, लेकिन इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने देश का कोई भी हिस्सा किराए पर देकर या किसी दूसरे देश को सौंपकर सत्ता में नहीं आना चाहती थी। ऐसे में तब प्रयास लगाए गए थे कि ये देश अमेरिका हो सकता है, जो बांग्लादेश में अपना बेस बनाना चाहता है। और आज बदलती पॉलिटिक्स देखें तो सच में ये काम अमेरिका का हो सकता है, जिन्हें अब बेस बनाने के लिए सही समय और सही जरिया मिल गया है। वैसे आपको बता दें कि शेख हसीना ने भी ये दावा किया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़कर ईसाई देश बनाने की साजिश भी चल रही है। और ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, बल्कि अमेरिका पर कई देशों की सरकारों का तख्ता पलट करने का इल्जाम लगता रहा है। कहीं विपक्षी दलों का समर्थन करके तो कहीं आतंकी गुटों को फंडिंग कर उसने उन कई देशों में बगावत करवाई है। उस पर कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुखों को तो कत्ल करवाकर वहां अराजकता फैलाने का आरोप भी लगाए। ऐसे में अगर ये बात सच साबित होती है तो जाहिर है कि भविष्य में अमेरिका में एक बड़ा क्राइसिस देखने को मिलेगा। जिस तरह खुद को रिवॉल्यूशनरी कहने वाले कई ग्रुप्स आज ईरान और तालिबान में एक्टिव हैं, साफ है कि ऐसे ही ग्रुप्स बांग्लादेश में भी एक्टिव आने वाले सालों में दिखने को मिलेंगे। इन्हें फंड करने वाले देश अमेरिका और चाइना ही होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये देश तो सुपर पावर के टकराव के लिए केवल एक जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। एक ऐसे जमीन का टुकड़ा जिसमें सरकार तो होगी, लेकिन सरकार के कंट्रोल की चाबी विदेशी ताकतों के हाथ होगी। तब भी ये देश बांग्लादेश होगा, लेकिन बांग्लादेश जैसा कुछ यहाँ पर नहीं बचेगा। इसे पाने और कंट्रोल करने का बस एक लंबा सिलसिला इस देश में चलेगा, और आखिरकार जब यहाँ से अमेरिका और चाइना का मतलब निकल जाएगा तो वो इसे गरीबी की आगोश में छोड़कर बर्बाद होने के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि अमेरिका ने रशिया में भी किया था। जाहिर है इन सब की जद में भारत भी आएगा, लेकिन लंबे समय तक वो भी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यहाँ भारत को रशिया और इजराइल से सपोर्ट मांगकर अपने देश को बचाने का कोई नया प्लान जरूर सोचना होगा, वरना बांग्लादेश वो सरदर्द बनने वाला है जिसका भारत के पास कोई इलाज नहीं होगा। हालांकि भारत अभी के लिए बांग्लादेश की मिलिट्री से अपने स्मूथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब हम इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं साहब कि भारत के लिए बांग्लादेश में अब ज्यादा कुछ बचा है नहीं। इसके हालात बताते हैं कि पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जो 1971 में नहीं कर पाए थे, इस बार उन्होंने ये खुलेआम कर दिया है, और जनता ने भी बढ़ चढ़कर इसमें उनका साथ दिया है। आज भारत के लिए प्रॉब्लम यह है कि 1971 में तो उसने इस मामले को संभाल लिया था, और क्योंकि पूरे वेस्टर्न नेशन ने इनके परिवार के कत्लेआम को क्रिटिसाइज किया था, इसलिए भारत ने शेख हसीना को शरण दे दी थी। लेकिन इस बार मामला 360 डिग्री टर्न हो गया है। सारे देशों ने शेख हसीना को शरण देने से मना ही कर दिया है। साथ ही यहाँ भारत के लिए भी शेख हसीना को रखकर लॉन्गर रन में नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके पीछे कारण ये भी है कि अवामी लीग के कई लीडर्स को तो पहले ही बांग्लादेश में मारा जा चुका है। ऊपर से अगर वो भारत में रहती हैं तो उनके अरेस्ट की मांग भी दिन ब दिन तेज होगी। वहां की मिलिट्री तो अभी से गुजारिश कर रही है कि शेख हसीना को लौटा दिया जाए, क्योंकि वो हमारे देश से भागी हुई तानाशाह है जिसके सर पर कई मासूमों के कत्ल का इल्जाम है। यहाँ अगर ज्यादा दिन तक शेख हसीना भारत में रहती हैं, तो बांग्लादेश की पूरी जनता भारत के खिलाफ भड़क जाएगी। अभी पहले से ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहाँ पर जोरों पर हैं, और अगर ये और जोर पकड़ा तो हमारा देश अपना बचा कुचा बांग्लादेश रिलेशन भी खो देगा। इन सब में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस स्ट्रेटेजी का भारत क्या तोड़ निकाल कर लाता है। दोस्तों, बांग्लादेश की बदलती सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, क्या देश सरवाइव कर पाएगा, या हमारे पड़ोस में हमें एक और नया तालिबान देखने को मिलने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।